गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बूंद बूंद से ही एक सागर का निर्माण होता है। तो जैसे कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9 व 10 की सीबीएसई हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर कुछ जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। तो उसी क्रम में जैसे मैंने पहले क्लास 10th के लिए सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न अभी आया है उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आज है क्लास 9th कक्षा 9 के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे उनको यह पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से तैयारियां करनी है। अगर आपको इस वीडियो में जो पिक्चर्स है वो ब्लर दिखाई दे तो आप इसका यूट्यूब में जाकर इसकी सेटिंग को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में ही तैयारी होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी मकान की जो बुनियाद होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जब बुनियाद ही बहुत मजबूत होगी तभी उसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स बन सकती हैं। तो क्लास 9th और क्लास 11th वही फाउंडेशन है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे थोड़ा लापरवाही व्यवहार रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बात को समझते हैं, या कुछ पेरेंट्स हैं जो इस बात को समझते हैं। तो उन्हीं की छोटी सी सहायता के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 2024-25 में जो सीबीएसई द्वारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए जो पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम तो खैर आप सभी को पता ही होगा, जो मार्क्स स्कीम है यानी कि जो अंकों का नियोजन बनाया गया है कि किस प्रकार से अंक प्लान किए गए हैं, उसके विषय में आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे कुछ क्या करते हैं, क्षितिज की कॉपी ली और क्वेश्चन आंसर रटना स्टार्ट किया। तो किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हम उसी के अकॉर्डिंग और किस फॉर्म में बन रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहे हैं या वेरी शॉर्ट में आ रहे हैं या डिस्क्राइब करने वाले बहुत लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, तो ये अगर हमें पता होता तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हम इस पाठ्यक्रम को देखते हैं जो सीबीएसई द्वारा है। इसमें देखिए अपठित बोध, एक तो आप लोग क्लास 8th के बाद क्लास 9th में आते हैं, तो क्लास 8th और क्लास 9th में बहुत लंबा गैप हो। लंबा गैप का मेरा मतलब है एग्ज़ाम पैटर्न में, ठीक है। अभी तक क्या होता था, क्लास 8th में क्या होता है कि आपने हाफ ईयरली दिया तो हाफ ईयरली के पहले का आपने छोड़ दिया, या जो भी रहा साल भर का हम मतलब उसमें उतना ऐड नहीं करते थे। लेकिन अब आप 9th में हैं तो आपको जो आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट फेब तक आपको पढ़ के उसका एग्ज़ाम देना होता है, मतलब बोर्ड की तरह ही इसमें आपको सब कुछ करना होता है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले है अनसीन पैसेज, जिसको अपठित बोध, और ये है आपका 14 मार्क्स का। अब ये 14 मार्क्स का है, तो इसके अंदर भी डिवीजन किस प्रकार है, अपठित बोध बोले तो अनसीन पैसेज, ठीक है, जिसमें एक गद्यांश आएगा और एक काव्यांश आएगा। अब गद्यांश आपका 250 शब्द का है, और इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सेम आपका जो पैटर्न है, सेम आपका पैटर्न क्लास 10th की तरह है। तो आपका जो अनसीन पैसेज है उसमें 1 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, वो भी 3 आएंगे, और उसके बाद अति लघु और लघु प्रश्न आएंगे 2 मार्क्स के, यानी कि अपठित गद्यांश आपका हो गया 7 मार्क्स का, और सेम ऐसे ही अपठित काव्यांश भी आपका 7 मार्क्स का। उसमें भी आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू और दो क्वेश्चन 2 मार्क्स के अति लघु और लघु प्रश्न, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था, अनसीन पैसेज में एमसीक्यू फॉर्म था। आपसे पहले जिन बच्चों ने अपठित गद्यांश दिया है, अभी आपसे पहले जो अभी 10th में बच्चे गए हैं, इन्होंने 9th में जो ये एमसीक्यू पैटर्न पे ही अनसीन पैसेज दिया था। लेकिन आपके लिए क्या है, मैं इसको फ़ायदा भी बोलूँगी नुकसान भी बोलूँगी। फ़ायदा यह है कि अब आपके इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आप अटैम्प्ट करेंगे तो मार्क्स कट नहीं सकते, कटते मार्क्स का है एमसीक्यू फॉर्म में। अब नुकसान यह है कि इतना ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो पैटर्न था वो 40 मार्क्स का एमसीक्यू था और 40 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन था, लेकिन अब एमसीक्यू बहुत ही कम आ गए हैं। जैसे अपठित बोध में आप देख रहे हैं, 3 नंबर का एमसीक्यू आपका गद्यांश में, 3 नंबर का आपका काव्यांश में, यानी कि सिर्फ 6 मार्क्स के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण भी आपका पहले जो था वो एमसीक्यू फॉर्म में था, लेकिन अब ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। अब ये भी सारा वस्तुनिष्ठ है, यानी कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे आपका है उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ग्रामर पे मैं एक वीडियो आपके लिए आगे लाऊंगी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। अभी मैं आज आपको सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, सिर्फ इतना आपको जानकारी दे रही हूँ। तो उपसर्ग, समास, प्रत्यय, इन तीनों पॉइंट से देखिए, समास से 4 अंक के क्वेश्चंस आएंगे और उपसर्ग और प्रत्यय से 2-2, और
याद रखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे या अति लघु प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। माना आपसे पूछ लिया कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस टाइप के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया उपसर्ग प्रत्यय समास, ये हो गया। उसके बाद आते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें भी देखो आपको इनमें क्या है, हाँ लेकिन इसमें चॉइस है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से 16 करने होंगे। अब 20 में से 16 का मतलब ये नहीं कि आपने किसी एक पोर्शन से 5 कर दिया, दूसरे पोर्शन से आप 3 करेंगे, ऐसा नहीं। उपसर्ग में माना 2 उपसर्ग प्रत्यय समास 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 करने होंगे, ठीक है। और वैसे ही अर्थ की दृष्टि में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 करने होंगे। अब यहाँ अर्थ की दृष्टि से क्या आ सकता है, माना किसी, आपको पता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो उसमें से किसी भेद की परिभाषा पूछ ली, किसी भेद का उदाहरण पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद अलंकार। अब अलंकार में इस बार क्या हेर फेर है, जो पिछले बार के बच्चे थे उन्होंने अलंकार थोड़े शब्द अलंकार पढ़ा था और थोड़ा अर्थालंकार पढ़ा था, लेकिन इस बार CBSE ने ये बहुत अच्छा किया है कि क्लास 9th वाले सिर्फ शब्द अलंकार पढ़ेंगे और क्लास 10th वाले पूरा अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार में आपके 3 ही अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आप इन तीनों को पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना जो हमारा पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि सप्लीमेंट्री बुक, जिसको आप कृतिका के नाम से जानते हैं, और आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज। क्षितिज में 2 खंड हैं, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड है। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका पैसेज आएगा क्षितिज गद्य खंड से, ठीक है। जैसे 2 बैलों की कथा है, लहासा की ओर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है। इन चैप्टर में से कोई एक आप NCERT बुक से एक पैसेज आ जाएगा, उस पैसेज से 5 MCQ फॉर्म क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अब इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पहले भी मतलब बताती हूँ बच्चों को कि हमको सबसे पहले NCERT क्लियर करनी चाहिए। बच्चे हेल्प बुक की हेल्प लेते हैं या किसी सप्लीमेंट्री अलग अदर सैम्पल की कुछ बुक लेते हैं। सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है। NCERT पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप एक एक लाइन का अर्थ जानेंगे, और वहीं से देखो प्रश्न बन रहे हैं। आपको क्वेश्चन आंसर रटना ही नहीं है, आपको चैप्टर को समझना है। मैं कोशिश करूँगी कि आप आगे आने वाली वीडियो में आपको हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या समरी या कुछ ऐसे मैं आपको याद करा पाऊँ जिससे आपको हेल्प मिले। तो इसमें क्या होगा, क्षितिज गद्य खंड से एक पैसेज आएगा जिससे 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई इसमें अदर क्वेश्चन मतलब ऐसे चॉइस नहीं होगी, हाँ 5 MCQ होंगे बस, ठीक है। फ़ायदा ये है समय बचेगा, नुकसान ये है आपको नॉलेज नहीं है तो आप अगर तुक्का मारेंगे और आंसर गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद क्षितिज गद्य खंड से ही आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से 3 करने होंगे। उनका जो शब्द सीमा है वो 25 से 30 शब्द तक है, यानी कि आपको कम से कम 4 लाइन तो लिखनी है, अच्छे 2 अच्छे पॉइंट लिखने हैं, और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेम यही जो पैटर्न है जो क्षितिज गद्य खंड में था वही पद्य खंड में है। फिर आपको क्षितिज पद्य खंड, जैसे आपके क्या है, कबीर है, ललदेद है, रसखान है, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इन सब की जो पोयम है उनमें से किसी एक पैराग्राफ वहाँ पर आएगा, उसमें से 5 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला फिर वही क्षितिज के काव्य खंड से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 करने होंगे। शब्द सीमा वही है 25 से 30 है। आगे है पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि सप्लीमेंट्री बुक, ठीक है, जिसमें क्या है, इस जल प्रलय में और मेरे संग की औरतें। तो इनमें से क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं, लेकिन इनकी वर्ड लिमिट अच्छी खासी है, 50 से 60 शब्द की सीमा में आपको इनको लिखना है, यानी कि डिटेलिंग आंसर लिखने वाले ये हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कृतिका के क्वेश्चन ऐसे वर्ड टू वर्ड फॉर्म नहीं होते हैं जैसे बुक में दिए होते हैं, ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनको मूल्य परक, नैतिक परक आप क्वेश्चंस कह सकते हो। इनको मैं भी आपको आगे समझाऊंगी। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कि 4 नंबर का एक प्रश्न होगा कृतिका का, और 2 प्रश्न करने आपको होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है रचनात्मक लेखन, यानी कि राइटिंग सेक्शन, जिस पे बच्चा ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद, कई बच्चे अनुच्छेद को निबंध की भांति लिख के आते हैं, फिर उनके मार्क्स कटते हैं। तो सबसे पहला आप ये फॉर्मेट समझ लीजिए कि अनुच्छेद को एक पैराग्राफ राइटिंग, आप आर्टिकल राइटिंग कह सकते हैं, जिसके नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में या एंडिंग में कोई कोटेशन डाल सकते हैं। आपको संकेत बिंदु दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अनुच्छेद लिखना होगा, और 6 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला इस पूरे इसमें यही है, अनुच्छेद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पत्र आएंगे, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों में से कोई भी एक पत्र आ सकता है, और ये होगा आपका 5 अंक का। तो आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न होना चाहिए, फॉर्मेट के विषय में भी मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद है ईमेल और लघु कथा में चॉइस। देखो ईमेल और पत्र और अनुच्छेद, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो सेम टू सेम आपको 10th में भी मिलेंगी। तो यहाँ अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 10th में 6, 5, 11
और 11 5 16, ठीक है 16 हो रहा है ना, हाँ 16 ये जो मार्क्स हैं ये आपके सेम टू सेम आपको वहाँ इतने मार्क्स की तैयारी आपकी यहीं हो जाएगी, क्योंकि आपको 6 मार्क्स का क्या करना है, 6 मार्क्स का आपका अनुच्छेद हो गया, ठीक है 5 मार्क्स का आपका पत्र हो गया, और 5 मार्क्स का आपका ईमेल। ईमेल और लघु कथा में चॉइस है, आप चाहो तो अभी लघु कथा अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी बच्चे तो कहानी बनाने में माहिर होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बना लेते हैं, है ना। तो आपको एक लघु कथा या ईमेल में से चॉइस आएगी, आपकी जो इच्छा उस पर आप अटेम्प्ट करें। यह है 5 मार्क्स का। उसके बाद है संवाद लेखन, सबसे ईजी। संवाद और सूचना लेखन में चॉइस है। संवाद लेखन बच्चों को थोड़ा इजी लगता है, लेकिन अगर मैं समय की बात करूँ तो सूचना लेखन में समय कम लगता है। क्यों, आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोई भी सूचना देनी है, जिसको आप नोटिस राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। यह है 4 मार्क्स का। तो ये है हमारा टोटल 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपका है अनुच्छेद, पत्र, ईमेल और या लघु कथा लेखन, संवाद लेखन या आपका सूचना लेखन। तो चॉइस किस तरीके से आ रही है और कहाँ पर कितना ज़्यादा हमें अंक प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, क्षितिज बच्चों से जब भी पढ़ो कहा, वो क्षितिज की कॉपी निकाल कर क्वेश्चन आंसर लर्न करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो क्षितिज से जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आ रहा है, देखो 6 मार्क्स का क्षितिज गद्य खंड में आ रहा है और 6 मार्क्स का क्षितिज काव्य खंड, यानी कि सिर्फ ओनली 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहे हैं 80 मार्क्स के पेपर में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप क्षितिज को छोड़ दें, क्योंकि देखो क्षितिज का जो गद्य खंड का पैसेज आ रहा है या क्षितिज का जो पद्य खंड का पैसेज आ रहा है, ये आपकी बुक से ही आ रहा है। तो आप क्वेश्चन आंसर रटने के बजाय, देखो कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति में सुख किसे कहा गया है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी जो कहानियाँ हैं, है ना, कि तिब्बत का भौगोलिक स्थिति क्या थी, वहाँ का सामाजिक स्थिति क्या थी, वो आप एक बार आपने इस चैप्टर पढ़ लिया तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आज मेरा इतना ही प्रयास था कि आप पेपर के पैटर्न को समझें, और इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रामर की वीडियो लाऊं या चैप्टर के ही पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर उठा के, मतलब स्टार्टिंग से सार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कुछ समझाऊं, तो ऐसा कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आगे भी इसमें आप जुड़ना चाहें तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो क्वेरी होंगी मैं उनको पूरा उनको आपको निदान करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।